Hello everyone, so welcome to the fourth lecture of our modern Indian history. So इससे पहले हमने यूरोपियन एडवेंट के बारे में पढ़ा, हमने पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ा, हमने डच के बारे में पढ़ा, हमने इंग्लिश के बारे में पढ़ा और हमने फ्रेंच के बारे में भी पढ़ा. इनके बीच की राइवलरीज़ के बारे में भी पढ़ा. अभी थोड़ा हम मुग़ल एम्पायर की तरफ ध्यान देते हैं कि मुग़ल एम्पायर अब इस टाइम डिक्लाइन करना शुरू कर देता है. तो हम मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे जो मुग़ल एम्पायर के सामने थे. कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे, कुछ इंटरनल चैलेंजेस भी थे, तो उनके बारे में भी देखेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था बाबर ने 1526 में, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया था. ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के बाद में क्या होता है, जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है. औरंगज़ेब के रेन से ही हमको देखने को मिल जाता है कि मुग़ल एम्पायर अब डिक्लाइन करना शुरू कर गया है ना. औरंगज़ेब के टाइम तक भी ठीक थी, पर वही बेस बन गया था डिक्लाइन का. औरंगज़ेब जो है वो बहुत ही रिलीजियसली इंटॉलरेंट आदमी था. इसकी ये रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी भी एक रीज़न है मुग़ल डिक्लाइन का. ऑल्सो इसकी डेक्कन पॉलिसी, डेक्कन पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयों में आर्मी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस खर्च किए. और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट कि नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है उनको अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया. इतना ध्यान डेक्कन पे दे दिया कि नॉर्थ वेस्ट के साइड पे ध्यान ही नहीं दिया. तो जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो भी रीजनल पावर्स थी वो धीरे धीरे अपना पावर स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, और जैसे ही औरंगज़ेब चला जाता है तो वो अपना इंडिपेंडेंट हो जाती है. ठीक है, अभी मुग़ल एम्पायर क्या था, इसकी पॉलिटी बहुत सेंट्रलाइज्ड टाइप की पॉलिटी थी. एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था. तो इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर हो. तो अगर कोई वीक रूलर्स आते हैं तो उनके बस की नहीं रहता ये सिस्टम संभालना. इसकी खासियत ही ये है. तो लेटर मुगल्स जो हैं वो वीक और इनकॉम्पिटेंट अपन को देखने को मिलते हैं, और एम्पायर जो है वो अब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, जो डिमांड करता है एक स्ट्रॉन्ग रूलर की. तो वो ये डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाए और इवेंचुअली मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन कर गया. ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मोहम्मद शाह, जिनको टाइटल दिया गया रंगीला का भी. वाई रंगीला? क्योंकि ये नाच गान देखने में, नशे वशे करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो इनको रंगीला बोलने लगे. ठीक है, इन्होंने ऑल्दो 29 ईयर्स तक रूल किया, फ्रॉम 1719 टू 1748, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं. इन्हीं के टाइम पे हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया, बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया, अवध इंडिपेंडेंट हो गया, है ना. उसके बाद में औरंगज़ेब जो है, औरंगज़ेब के टाइम तक चीज़ें ठीक थी, समवॉट बैलेंस थी. 1707 में औरंगज़ेब डाइड, पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेट हो गया मुग़ल एम्पायर. वीक लेटर मुगल्स हैं, मराठास की पावर भी निकल के आ रही है, और यूरोपियंस के लिए एक ओपन फील्ड निकल गया है लड़ने के लिए या फिर अपना डोमिनेंस असर्ट करने के लिए. और एक फ़ारूक शाह का फरमान भी है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया मुग़ल डिक्लाइन को. ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, हम कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस के बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट वाज नादिर शाह. नादिर शाह जो है वो पर्शियन एम्परर होता है. ये अटैक करता है इंडिया को फ्रॉम 1738 टू 1739. लाहौर कॉन्क्वायर कर लेता है और बैटल ऑफ करनाल में मुगल्स को हरा देता है. फरवरी 13, 1739 को ये मुगल्स को हरा देता है बैटल ऑफ करनाल में. उसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद शाह जो उस टाइम एम्परर होते हैं उनको कैप्चर कर लेता है. दिल्ली में लूटपाट करता है. पीकॉक थ्रोन जो है शाहजहाँ का, जो पीकॉक थ्रोन था उसको भी ले जाता है. कोहिनूर डायमंड को ले जाता है और 70 करोड़ रुपए भी लेके चला जाता है, और काबुल को अपने कंट्रोल में ले लेता है, कैप्चर कर लेता है काबुल को. अभी काबुल स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मुग़ल एम्पायर के लिए, तो ये भी ये ले जाता है, और लाहौर को भी कॉन्क्वायर कर लेता है. ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड चैलेंज था वो था अहमद शाह अब्दाली. तो नादिर शाह के बाद में अहमद शाह अब्दाली आता है. ये इंडिया पे अटैक करता है फ्रॉम 1748 टू 1767. अभी जो मुगल्स हैं उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो अब नेगोशिएशन में आ रहे हैं. मतलब उन्होंने पंजाब दे दिया कि पीस बना रहे, है ना, ये जो शांति है ये बनी रहे, इस चक्कर में उन्होंने पंजाब दे दिया. लेकिन फिर भी अगर एक आदमी पावरफुल है और उसको लग रहा है कि मैं जीत सकता हूँ, तो वो एम्बिशियस हो ही जाता है. तो 1757 में जो अहमद शाह अब्दाली है वो दिल्ली को कैप्चर कर लेता है और दिल्ली में अपना एक केयरटेकर छोड़ के चला जाता है.
ऑल्दो वो आलमगीर टू को मुगल एम्परर वो कर लेता है, रिकग्नाइज कर लेता है, लेकिन फिर भी अपना एक चीफ छोड़ के जाता है, एक रोहिल्ला चीफ छोड़ के जाता है जिसका नाम होता है नजीबुद्दौला। उसको मीर बख्शी बनाता है, प्राइम मिनिस्टर वो इंचार्ज ऑफ मिलिट्री बनाता है, और अपने एजेंट की तरह उसको दिल्ली में छोड़ के चला जाता है। मतलब आलमगीर बस नाम का वो शहनशाह वो चुन के जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, 1758 में जो रघुनाथ राव है, मराठा जो हैं, वो नजीबुद्दौला को बाहर निकाल देते हैं और पंजाब को कैप्चर कर लेते हैं। तो अभी मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे मराठास भी और अहमद शाह अब्दाली भी। तो इसी का रिजल्ट में हमको 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलती है, जिसमें जो अब्दाली है वो मराठास को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। उनका पावर, मतलब जो अब सब लोग ये सोच रहे थे कि मराठा एक बड़ी पावर बनेगी, तो वो उनके ड्रीम को एक पॉज लग जाता है, या समहाउ वी कैन से कि स्टॉप लग जाता है। ऑल्दो मराठास अब राइज करेंगे, वापस से रीएमर्ज होंगे, लेकिन इस टाइम पे तो मराठास का पावर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ये देखेंगे, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखा जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत देखा जो अकबर की फोर्सेस और हेमू के बीच में हुआ, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमने अभी देखा जो अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ। तो पानीपत ही क्यों, वाई पानीपत, ये इतना ज़्यादा मतलब फेवरेट बैटल फील्ड क्यों था उस टाइम के लिए, ठीक है। तो इसके कुछ रीज़न थे। एक तो स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड थी ये जगह। ये अगर हम दिल्ली इधर देखें तो दिल्ली के नीचे ही हमको पानीपत देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दिल्ली के क्योंकि पास था और दिल्ली में शहनशाह वगैरह रहते थे, जो भी रूलर वो रहता था, तो उसके लिए वेपन्स पहुंचाना आसान था, मिलिट्री पहुंचाना आसान है, खाना वाना है और कुछ ज़रूरत का जो भी सामान है वो पानीपत में बैटल फील्ड में पहुंचाना आसान है, ठीक है। उसके अलावा पानीपत में फ्लैट ग्राउंड है बिल्कुल, तो कैवलरी मतलब अपने घोड़े मूव करने हैं या अपने ऊँट मूव करने हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फ्लैट ग्राउंड है, सूटेबल एज अ बैटल फील्ड, ठीक है। उसके बाद में शेर शाह सूरी जो है उसने ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था जो अमृतसर से दिल्ली तक जाता है, तो उसका पार्ट है पानीपत। तो एक लंबा रूट हो गया, आने जाने में आसानी है। ऊपर से जो आर्टिजन्स और स्मिथ्स वगैरह हैं इस रीजन के, वो वॉरफेयर रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं उनको बनाने में एक्सपर्ट हैं, बहुत स्किल्ड हैं, है ना, तो वो सप्लाई भी इंश्योर हो जाती है। और लास्ट रीज़न ये है कि यहाँ पे मॉनसून का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, तो ज़्यादातर टाइम ये फेवरेबल है लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से पानीपत में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, ओके। उसके बाद में अब हम एक एक करके देखेंगे जो भी रूलर्स आते हैं, 9 रूलर्स आते हैं जिनको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं। पहले वालों को ग्रेट मुगल्स बोलते हैं, बाद वालों को लेटर मुगल्स बोलते हैं, औरंगज़ेब के बाद वालों को। तो एक एक करके उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट वॉज बहादुर शाह। अभी औरंगज़ेब के मरने के बाद में उनके बच्चों में सक्सेशन के लिए डिस्प्यूट हो गया, है ना, तो उनके जो बेटे थे उनके बीच में सक्सेशन के लिए डिस्प्यूट हो गया। तो 3 बेटे थे, उसमें से मुअज़्ज़म जो है, मुअज़्ज़म को ही हम बहादुर शाह बोलते हैं, ये विनर होके आते हैं। अभी ये जो प्रिंस थे ये ऑलमोस्ट उस टाइम अपने 60s में थे, तो ही वॉज वेरी मच ओल्ड, काफ़ी बूढ़े थे। तो ये अपने बाकी भाइयों को मार के खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। और इन्हें जो कफ़ी खान है वो शाह ए बेखबर का टाइटल देते हैं। मतलब ये इतने इनकॉम्पिटेंट थे, इतने मतलब बेखबर थे कि इनको पता ही नहीं है कि इनके रूल में क्या हो रहा है, क्या होना है या क्या हो चुका है, इसलिए इनको शाह बेखबर बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे जाट्स जो हैं वो उनका पावर बढ़ा, मराठास का पावर बढ़ा, राजस्थान में राजपूत्स भी रिटालिएट कर रहे हैं, और सिख्स भी हैं अंडर बंदा बहादुर। तो ये कुछ लोकल पार्स हैं, रीजनल पार्स हैं जो कि दिक्कत खड़ी कर रही हैं बहादुर शाह के टाइम पे, ठीक है। अभी ये जब मर जाते हैं तो नेक्स्ट फिर इनके 4 बेटों में वो मतलब 4 लोगों में वॉर ऑफ सक्सेशन या सक्सेशन डिस्प्यूट हमको देखने को मिलता है ना। वो लोग इतने ज़्यादा, इवन ये बोला भी जाता है कि वो लोग इतने ज़्यादा बिजी थे इस चीज़ में कि कौन गद्दी पे बैठेगा, कि ऐसा कहा जाता है कि जो बहादुर शाह की डेड बॉडी है वो महीने भर तक तो शायद ऐसे ही पड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद में जहानदार शाह उस सक्सेशन डिस्प्यूट में विनर होके आते हैं विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान। ये 1712 से लेके 1730 तक रूल करते हैं। जुल्फ़िकार खान इनकी मदद करते हैं, वो वज़ीर रहते हैं उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अभी जुल्फ़िकार खान ही वो आदमी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम आइडिया ये प्रपोज़ किया था हैदराबाद के लिए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑल्दो ये खुद से कर नहीं पाए, ही डाइड बिफोर दैट, बट इन्होंने ही आइडिया प्रपोज़ किया था, ठीक है।
इजारा सिस्टम इन्हीं के टाइम पे, जहांदार शाह के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें पीजेंट से कुछ अमाउंट ये लोग लेते थे। किस लिए? क्योंकि अभी एम्पायर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने इजारा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। जजिया को अबॉलिश किया, ये नॉन मुस्लिम्स लोगों से एक तरीके का टैक्स लेते थे, तो उसको भी अबॉलिश किया। उसके बाद में जहांदार शाह को उन्हीं के नेफ्यू फारुखशियार जो है वो गद्दी से हटा देते हैं। तो नेक्स्ट अब फारुखशियार आते हैं। फारुखशियार जो हैं वो सैयद ब्रदर्स, एक था अब्दुल्ला खान और दूसरा था हुसैन अली। अब्दुल्ला खान जो है वो वज़ीर बनता है बाद में, और हुसैन अली मीर बख्शी बनता है। वज़ीर मीन्स प्राइम मिनिस्टर और मीर बख्शी मीन्स चीफ ऑफ मिलिट्री। ओके, तो ये अब जो है इनके टाइम पे थोड़ा रिलीजियसली टॉलरेंट चीज़ें रही। इसका हम ये भी बोल सकते हैं कि अब ये जो सैयद ब्रदर्स थे ये हिंदुस्तानी नोबल्स थे, तो शायद उस वजह से भी इफ़ेक्ट रहा होगा कि रिलीजियसली काफ़ी टॉलरेंट। अब उस टाइम की नोबिलिटी में ईरानी, तुरानी, अफ़गान, हिंदुस्तानी, ये अलग अलग टाइप की नोबिलिटी थी। तो ये जो सैयद ब्रदर्स थे ये थे हमारे हिंदुस्तानी नोबल्स, तो शायद उस वजह से रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट पॉलिसीज़ अपनाई गई। जजिया को अबॉलिश ही रखा और पिलग्रिमेज टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इनके टाइम पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो थे फारुखशियार के फरमान। अभी क्या होता है कि फारुखशियार एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इनके जो हकीम वकीम जो भी वैद्य होते हैं वो उस दिक्कत को सॉल्व नहीं कर पाते, तो एक टीम आती है मेडिकल हेल्प के लिए जॉन सरमन के थ्रू। अब ये एक इंग्लिश होते हैं, तो ये एक मेडिकल टीम भेजते हैं जिसकी वजह से जो ये फारुखशियार है वो क्योर हो जाते हैं। तो खुश होके फारुखशियार जो हैं वो फरमान्स दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, बट उतनी बेनिफिशियल नहीं रहती मुग़ल एम्पायर के लिए। ओके, फिर 1719 में क्या होता है कि जो अभी शुरुआत में तो चलो सब ठीक था, लेकिन 1719 के टाइम आते आते तक फारुखशियार भी मतलब कुछ प्लान कर रहा है अगेंस्ट सैयद ब्रदर्स, और उनको भी पता है कि ये ऐसा कुछ कर रहा है। तो सैयद ब्रदर्स जो हैं वो पेशवा बालाजी बाजीराव की हेल्प से फारुखशियार को मार देते हैं। अब दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब एक मुग़ल एम्पायर को उसी के नोबल्स जो हैं वो मार देते हैं, है ना। उसके बाद में क्या होता है कि वो एक नया अब चाहिए, उनको नया एम्परर चाहिए, तो वो रफ़ीउद दराजत को बिठाते हैं एज अ न्यू एम्परर। इन्होंने बहुत छोटे टाइम के लिए रूल किया, फ्रॉम February 28 टू June 4, 1719, है ना, कुछ महीनों के लिए रूल कर पाए। अगर इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने लीस्ट पीरियड के लिए रूल किया। इनको ट्यूबरक्लोसिस था तो उस वजह से ही डाइड। उसके बाद में रफ़ीउद्दौला आते हैं, ये June 6 से लेके September 17 तक रूल करते हैं। 1719 में भी ये भी बहुत छोटे टाइम के लिए रूल करते हैं। अभी इनको टाइटल दिया गया था शाहजहाँ सेकंड। ये भी एक ओपियम एडिक्ट थे, सारे टाइम नशे में रहते थे, तो उसकी वजह से ही ऑल्सो डाइड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मोहम्मद शाह ये आते हैं उसमें पावर में। ये भी सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ही आते हैं। तो सैयद ब्रदर्स जो हैं वो अब मोहम्मद शाह को बिठा देते हैं गद्दी पे। इनका वैसे रियल नाम तो रोशन अख्तर होता है और इनको टाइटल मिला होता है रंगीला। रंगीला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये बहुत मतलब मज़े मस्ती करने वाले थे, नाच गाना देखने में बहुत शौक़ रखते थे, नशे वशे का बहुत शौक़ था, इसलिए इनको रंगीला का टाइटल दे दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने निज़ामुल मुल्क की हेल्प से सैयद ब्रदर्स को मार दिया। ठीक है, अब ये वही निज़ामुल मुल्क हैं जो हैदराबाद को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं 1724 में। ये मुल्क जो है, निज़ामुल मुल्क टाइटल इनको दिया गया है, नाम इनका कुछ और है लेकिन ये टाइटल इनको दिया गया है। ओके, तो ये वज़ीर बनते हैं और ये जो है सैयद ब्रदर्स को हटा देते हैं रास्ते से। ठीक है, उसके बाद में मीनवाइल कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या होता है मोहम्मद शाह के रूल के टाइम। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं 1737 में जो बाजीराव है वो दिल्ली को इन्वेड कर देते हैं। अब ही इज़ द सेम बाजीराव जो मूवी में है, बाजीराव मस्तानी में। तो ये बाजीराव जो है वो इन्वेड कर देते हैं दिल्ली को। बंगाल 1717 में मुर्शीद कुली खान के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाता है। 1722 में सादत खान के अंडर अवध, और 1724 में निज़ामुल मुल्क के अंदर हैदराबाद। 1739 में नादिर शाह जो है वो बैटल ऑफ करनाल में मुगल्स को हरा देते हैं और मोहम्मद शाह रंगीला को प्रिजनर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में जो नेक्स्ट एम्परर बनते हैं वो होते हैं अहमद शाह 1748 से लेके 1754। ठीक है, अब ये भी इनकॉम्पिटेंट रूलर थे,
उदमबाई जो थी वो संभालती थी, इनकी मदर थी, उनको क्वीन मदर भी बोलते हैं। अब वो भी जो लेडी थी वो बहुत पुअर इंटेलेक्ट की लेडी थी, वो भी अपने लवर के हाथों में संभाल दे देती है कि आप संभालिए, है ना, एम्पायर आप संभालिए, जिसका नाम था जावेद खान। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में अगले आते हैं आलमगीर टू, 1754 से लेके 1758। ये जो हैं ये जहांदार शाह के ग्रैंडसन होते हैं। इनके टाइम पे वैसे तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी जो है वो इन्हीं के टाइम पे हुआ, जून 1757 में, ठीक है। उसके बाद में शाहजहाँ थर्ड आते हैं 1758 से 1759 के बीच में। इनके उसमें कुछ खास हुआ नहीं। फिर हम शाह आलम सेकंड के बारे में देखते हैं। इनके टाइम पे क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। इनके टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ, जिसके खुद भी पार्ट थे, जिसको ये हार गए, है ना, इंग्लिश से हार गए। फिर उसके बदले में इनको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करनी पड़ी 1765 में, जिसमें अब इन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि जो मुग़ल एम्पायर है या एम्परर है वो अब कंपनी की प्रोटेक्शन में है, और ये चले गए इलाहाबाद, है ना। उसके बाद में इन्होंने दीवानी राइट्स भी दिए कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ठीक है। अब जो मुगल्स हैं वो पेंशनर बन गए हैं इंग्लिश के, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अकबर सेकंड आते हैं। इनके टाइम पे क्या होता है कि ये जो अकबर सेकंड है ये राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल देते हैं। और क्या होता है 1835 में इन्हीं के रूल के दौरान अब जो है, जो नेम रहता था, कॉइन्स पे नेम रहता था मुग़ल एम्परर का, वो अब बंद हो गया है, तो वो नहीं हो रहा है अभी। फिर बहादुर शाह आते हैं। बहादुर शाह जफ़र जिनको हम बोलते हैं, ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे। इन्हीं के टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है ना। इनको रंगून भेज दिया जाता है उसके बाद में, और वहीं ये मर जाते हैं 1862 में। सो दिस वाज अबाउट डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। इसके बाद में हम आगे का देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो का पेस बहुत स्लो लगे तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, एंड अगर आपको ऐसे ही ठीक लगे तो ऐसे भी देख सकते हैं। कीप रिवाइजिंग एंड बार बार इसको देखिए, अगर हो सके तो बुक अपने साथ लेके बैठिए, नहीं तो नोट्स बना के देखिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, एन्जॉय एंड हैप्पी लर्निंग।